आवाज येतात ना माझा? हा येतोय मॅडम. ओके. हो. कालची क्लासमध्ये काय बघितली आपण माहिती आहे का कोणाला? याद आहे? डेअरी कोऑपरेटिव्ह आणि काय वीवर ना. आज आम्ही बघणार आहे बघा आता फिशरीज कोऑपरेटिव्ह इन इंडिया, मच्छीमार कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जो आहे याच्याबद्दल आम्ही हे करू. अगर फिशरीज का अगर आप लोग लेंगे, अगर देखते हैं तो हमारा इधर फिशरीज कोऑपरेटिव यूजुअली क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ उतना ये नहीं है, जैसे डिमांड है उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका कारण है कि फिशरमैन जो है आइसोलेशन में रहते हैं, साथ में मार्केट पोटेंशियल उनको नहीं मिलता है, और इसके कारण जो है इनका मतलब फिशरमैन का जो स्थिति है बहुत ये है, मतलब फिश तो पकड़ते हैं बट उसके बाद मार्केटिंग कैसे करना है पता नहीं है, और उनका जो मतलब कैसे और क्या फैसिलिटी चाहिए उनको भी पता नहीं है, तो इसलिए उनका सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए क्या किया, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मिला है। और देखिए फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जब भी हम बात करते हैं, ये जो चालू हुआ है बिगिनिंग मतलब 20 सेंचुरी यानी ब्रिटिश पीरियड में, क्योंकि फिशरमैन जैसे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कैसे चालू हुआ, मनी लेंडर जो है यानी अपना साहूकार उसको ये कर रहा था, और उसको रोकने के लिए जैसे अपना पैक्स सोसाइटी आ गया, ये सभी हम जानते हैं। वही सेम थिंग है अपना फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, या फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चालू हुआ है, मतलब मनी लेंडर से जो है साहूकार से पैसे लेते थे वापस नहीं दे पाते थे, तो उसको रोकने के लिए जो है ये जो है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आया है। देखिए इंडियन फिशरीज एक्ट, इंडियन फिशरीज एक्ट जो है 1897 में जो लाया गया था, तो ये एक्ट क्या बोलता है कि यहाँ पे 1897 में क्या था, अपना 4 प्रोविंस था, तो प्रोविंस में क्या करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चालू करना है, तो उसके हिसाब से पहला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चालू हुआ है महाराष्ट्र में 1930 में, कार्ला मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला कार्ला मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 2012 का जो एक्ट है, आप सभी जानते हो कार्ला मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ है, अपना रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पूरा भारत के लिए जो एक फाउंडेशन बन गया। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कहाँ कहाँ चालू हुआ है, वेस्ट बंगाल, और साथ में तमिलनाडु में भी फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी 1918 में चालू हुआ। देखिए कार्ला कोऑपरेटिव सोसाइटी कब चालू हुआ, 1913, 1913 में चालू हुआ है, ये है सिंधुदुर्ग में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2012 के अंतर्गत, आपको पता है ना, मैं लास्ट क्लास में भी बोल रही थी, 1904 एक्ट क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को चालू करने के लिए बोलता है, बट 1912 का एक्ट क्या बोल रहा है, अदर देन मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी सोसाइटी चालू करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था, तो उसके हिसाब से जो है 1912 के हिसाब से पहला मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कार्ला, कहाँ पे, महाराष्ट्र का रत्नागिरी में है। अगर उसके बाद जो चालू हुआ है जैसे वेस्ट बंगाल और साथ में तमिलनाडु में भी चालू हुआ है, किस लिए, और साथ में अगर हम देखते हैं फर्स्ट जो है मतलब ओडिशा पीपल, मतलब ओडिशा में ज्यादा फिशरीज एक्टिविटी चलता है, तो उन्होंने चिकलिका करके एरिया में फर्स्ट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बेलगांव जो है वहां पे चालू हुआ, बालूगांव फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी 1922 में चालू हुआ। देखिए फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर देखते हैं, अपना आर्थिक प्रगति में फिशरमैन सेक्टर, फिशरीज का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 8% जो है एक्वाकल्चर ग्रोथ में इसका है, और ये सेक्टर को अगर हम देखते हैं फिशरीज का ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर हम देखते हैं तो 7.28 है, जो एग्रीकल्चर का जीडीपी के आधार पर। मरीन प्रोडक्ट, अगर मरीन प्रोडक्ट का अगर हम लोग लेते हैं
तो 12.9 लाख मेट्रिक टन जो है, जिसका क्या बोलते हैं वैल्यू कितना रहेगा, 46,602.85 करोड़ जो है 2019-20 का जो है अपना इतना जो है एक्सपोर्ट यानी मरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। और फिश एंड फिश प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो 17% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है। और कंट्री जो है अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कोस्टल लाइन, अपना भारत का कोस्टल लाइन अगर हम देख लेंगे, 8,118 किलोमीटर हमारा क्या है कोस्टल लाइन है। तो इसमें बहुत सारा जो स्टेट्स है, 13 स्टेट जो है यहाँ पे कवर होता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दीव दमन, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी जो है मैरीटाइम इसमें आ जाता है। मतलब यहाँ पे फिशरीज कोऑपरेटिव में हम लोग दो प्रकार देखते हैं, एक है इनलैंड फिशरीज एंड मैरीटाइम मरीन ये करके भी बोलते हैं। फिश कल्चर का अगर देखते हैं, बहुत मरीन एंड इनलाइन का अगर हम देखते हैं कि तो इसका ग्रोथ भी बहुत सारा हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, आगे भी हमारा इधर है क्या है कि फिशरीज कोऑपरेटिव बड़ा करने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लाया। कौन सा स्कीम है, मत्स्य संपदा योजना करके आ रहा है। तो बहुत सारा जो है फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग पूरा कोस्टल एरिया में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम देख लेंगे, इसका रचना कैसा है, इसका रचना है फेडरल स्ट्रक्चर भी है, यानी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी और साथ में अपना स्टेट लेवल फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन और नेशनल लेवल फेडरेशन है। अभी नेशनल लेवल फेडरेशन में अपना द नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव, दैट फिश कॉप करके है। फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम प्राइमरी लेवल सोसाइटी का अगर ले लेंगे, इसका बायलॉ क्या है, जो स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके हिसाब से जो है, शायद अभी खरात सर आपको उसी एक्ट को पढ़ा रहे थे, तो एक्ट जो है जैसे अपना महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 एंड रूल जो है 61। अगर आंध्र का लेते हैं तो आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1964। ऐसा अलग अलग स्टेट का अपना अपना जो है एक्ट एंड रूल है। तो ये सोसाइटी जो चालू हुआ है उस राज्य का, क्यों हम बात करते हैं कि स्टेट क्योंकि स्टेट एक्ट क्यों बोलते हैं कि कोऑपरेशन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो हर एक स्टेट अपना अपना एक्ट जो है, जो भी फिशरीज, अभी मैं कार्ला मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी बोले, ये कार्ला मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा एक्ट के अंतर्गत चालू हुआ है, ये जो एक्ट है ये है अपना महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बट उसी वक्त अपना बॉम्बे स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट था, उसके अंतर्गत हुआ है। इसका अगर इनकम लेते हैं फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कहाँ इनका इनकम मिलता है, मेजर सोर्स क्या है, मार्जिन, जो सोसाइटी बिजनेस करता है टोटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में थोड़ा मार्जिन भी लेता है। तो ये एक हायर इनकम है। जैसे अगर कोई फिशरमैन अपना फिश पकड़ के लाता है और उसको मार्केटिंग थ्रू सोसाइटी करना चाहता है, अगर उसका जो फिश उसने पकड़ा है शायद 1 क्विंटल जो हम लेंगे उस दिन का, तो उस फिश को जब सोसाइटी मार्केटिंग करेगा उसमें क्या है, सोसाइटी के लिए एक मार्जिन 1%, 0.5% मार्जिन वो ले लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो सोसाइटी क्या है यहाँ पे, कंट्रोल्ड बाय जनरल बॉडी और साथ में फॉलोड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ पे। और जनरल बॉडी जो है यहाँ पे जैसे है एक्ट जैसे चेंज होता है, बायलॉ चेंज होता है, उसके हिसाब से जो है नंबर ऑफ ये मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना होना चाहिए, जैसे 7 भी हो सकता है, 11 भी, मतलब जैसे जैसे चेंजेस होगा उसके हिसाब से रहेगा। फंड क्या है, फंड अगर लेते हैं तो फंड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके साथ उसका रिजर्व फंड है, शेयर कैपिटल है। बट साथ में क्या है, अगर उनको फंड का मतलब ज्यादा चाहिए तो डिसीजन बैंक से या कमर्शियल बैंक या नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ले सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारा सब्सिडी स्कीम्स है जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए देता है।
क्या है इनका मेन एक्टिविटी या फंक्शंस प्राइमरी लेवल। पहला जो है सोसाइटी में जो मेंबर ने फिश पकड़ा है उसको लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे मार्केट वगैरह के लिए चाहिए उनको, जो मतलब मार्केट बनाना है उनको, लैंड वगैरह रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे बिल्डिंग या फिश भेजने के लिए जो चाहिए वो सभी जो है वो दे रहा है, जैसे चिलिंग सेंटर होगा, ये सभी आ जाएगा। देन इनपुट क्या क्या दे रहा है, सीड, फिश सीड दे रहा है, फिश नेट दे रहा है, अदर रिलेटेड यानी जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो भी ये कर रहा है। टेक्निकल गाइडेंस, टेक्निकल यानी तांत्रिक जो है ज्ञान मेंबर को देता है। और कैचिंग ऑफ फिश एंड प्रॉन सी फूड्स जो है इसका ये देता है। प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी जो बहुत सारा फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहा है, जैसे फिश पाउडर बनाना, ऑयल बनाना, और देखिए यूजुअली फिश ऑयल जो है बहुत सारा मेडिसिन में यूज होता है, तो उसके लिए भी वो कर रहे हैं। और ड्राइंग एंड हार्वेस्टिंग फिश या प्राउन है तो उसको क्या करेंगे, उसको ड्राइंग एंड हार्वेस्टिंग करेंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब फ्रीजर है, कोल्ड स्टोरेज है या मोबाइल वैन से वो दे रहा है। और मार्केटिंग एक्टिविटी भी कर रहा है अपना फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे नियर बाय मार्केट या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये हो गया अपना प्राइमरी लेवल सोसाइटी का। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटी अगर हम देख लेंगे, इंटरमीडिएटर बिटवीन स्टेट एंड अपेक्स लेवल है ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका मेन फंक्शंस क्या है, फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देना है, और जो प्रोक्यूर्ड फिश है उसको सेल करने के काम कर रहे हैं। इनपुट अगर रिक्वायरमेंट है तो इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, मार्जिनल टेक्निकल गाइडेंस दे रहा है, और वेरियस प्रोग्राम, गवर्नमेंट का वेरियस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मदद कर रहा है। उसके बाद स्टेट लेवल फेडरेशन है अपना, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन जो है उसका मेंबर्स है। फिशरीज कोऑपरेटिव को इम्प्रूव कैपिटल राइज करके ये कर रहा है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कर रहा है, और अपना जो फिशरीज के लिए इनपुट लगता है तो उसको प्रोक्यूरमेंट करना, मार्केटिंग करने के काम भी कर रहा है। मार्केटिंग ऑफ फिश फिनिश मतलब जो सेल है सेल करने के काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैनेजरल एंड टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं, और साथ में जो फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए जैसे एनसीडीसी, नाबार्ड या फिश फेडरेशन इनसे या बैंक से ले रहा है। अभी अपना फिशरीज कोऑपरेटिव में क्या है, अपना नेशनल फिश फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव है। ये जो है 1982 में चालू हुआ, और ये इसका जो है मेन है क्या है, जो सोसाइटी है उसका गाइडेंस करना, एजुकेशन देना, असिस्टिंग करने के काम कर रहा है। और स्टेट लेवल फेडरेशन इसका मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन इसका मेंबर है। और फिशरीज यानी फिस्कॉप जो है, फिस्कॉप जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का या मेंबर है, एंड साथ में अपना इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन है ICFO करके, तो ICFO का भी मेंबर है। और साथ में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इन एशिया एंड पैसिफिक NEDSP इसका भी मेंबर है। क्या है अपना फिशकॉप का, एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव है, रिसर्च कंसल्टेंसी करना है, पब्लिसिटी का काम कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन दे रहा है फिशरीज कोऑपरेटिव के लिए। और साथ में फिशरीज कोऑपरेटिव को बढ़ोतरी करने के लिए अलग अलग फोरम में डिस्कशन करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, कोऑपरेटिव ट्रेड जो है कर रहे हैं, और सप्लाई मतलब गाइडेंस एंड सप्लाई इनपुट वगैरह जो है उसका काम भी ये कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज दे रहा है, असिस्टेंस एंड गाइडेंस दे रहे हैं। देन पॉन्ड वगैरह बनाने के लिए जो है लीज लैंड चाहिए तो वो करने के लिए मदद कर रहे हैं, फिश को रिजनेबल प्राइस में बेचने के लिए कर रहे हैं। और साथ में क्या है, लाइसेंसिंग एक्टिविटी, जैसे एनसीडीसी नाबार्ड का जो है लाइसेंसिंग एक्टिविटी जो है कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव, क्या है समस्या। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उनको पद चाहिए, पद नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा जो फिशरीज कोऑपरेटिव उनको पद नहीं मिल रहा है करके जो है वो काम नहीं कर रहे।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कोल्ड स्टोरेज, कॉमन जो स्टोरेज सिस्टम, ये जो है यहाँ पे फिशरीज एक्टिविटी के लिए जो चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको नहीं दे रहा है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप है या टेक्नोलॉजी वो नहीं यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग सिस्टम जो है, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम जैसे अपना प्राइमरी एग्रीकल्चर में कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, वैसे यहाँ पे नहीं है। और लॉन्ग टाइम लीज, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म लीज होता है, लॉन्ग टर्म लीज नहीं होता है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग टाइम जो है लीज नहीं मिलने के कारण भी इनका प्रॉब्लम सब देख रहे हैं। और रिसोर्सेस को जो अलॉटमेंट करने का भी जो है यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उनका लाइवलीहुड हो रहा है। और बहुत सारा जो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी ये हो रहा है। और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सभी मार्केटिंग के लिए। और बहुत सारा फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी इलिटरेसी, इग्नोरेंस और अवेयरनेस नहीं है, तो उसके कारण भी इनका क्या हो रहा है, इनका प्रॉब्लम हो रहा है। और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में पीछे है, और बहुत सारा गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉलिसी के कारण भी क्या हो रहा है, इनको ये हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में मैं आपको बोल रही थी। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, ये जो है ब्लू रिवोल्यूशन जो है 2020 टू 24-25 को हमारा जो फिशरमैन है उनको मतलब क्या है, इनको डेवलप करने के लिए 20,050 करोड़ रखा है। तो ये क्या करेंगे, ये फिशरमैन एंड फिश फार्मिंग कम्युनिटी को बढ़ोतरी करना है। और ये 2 सेपरेट कंपोनेंट है, इस स्कीम में 2 सेपरेट कंपोनेंट है, एक है सेंट्रल सेक्टर, दूसरा जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम करके है। और साथ में ये जो फिशरमैन जो है एक्टिविटी लेने के लिए बहुत सारा जो है स्कीम्स ये जो है लाया है। और ये स्कीम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ और सम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ओके मैं अभी आपको फिश कॉप का जो है ना उसका वेबसाइट में दिखाती हूँ, नेशनल फेडरेशन। दिख रहा है ना, ये नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव लिमिटेड। यहाँ पे देखिए उनका इंट्रोडक्शन है, हाईलाइट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ये सभी जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना। अब इस स्टैटिस्टिक में जाके अगर हम देख लेंगे तो क्या है इनका, बेटा ये मैनेजमेंट हो गया। इसका फिशरीज कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर हम पूरा भारत का लेंगे एट प्रेजेंट फिशरमैन कितना है, देखिए 39,66,572। देखिए 39,66,572 क्या है हमारा फिशरमैन मेंबरशिप है इन ये फेडरेशन में। प्राइमरी अगर सोसाइटी लेंगे तो 27,906 है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी 138 है, रीजनल फेडरेशन 9 है, स्टेट लेवल फेडरेशन 24 है, नेशनल का 1 है। मेंबरशिप अगर देंगे तो 104 इंस्टीट्यूशनल है, नॉमिनल 18,407 जो है यहाँ पे मेंबरशिप आप देख लेंगे। इंश्योरेंस क्या है देखेंगे, इन्होंने क्या किया, ग्रुप इंश्योरेंस जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ग्रुप इंश्योरेंस जो है ये ले आए इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सोसाइटी है हमारा, नेक्स्ट जो अपना क्या बोलते हैं, अपना जो टॉपिक है, ये छोटा छोटा टॉपिक है इसलिए मैं बोलना चाहूंगी। एक है पहला हमने हाउसिंग ये देखा फिशरमैन, अभी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो रॉयल कमीशन जो है, रॉयल कमीशन के आधार पर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया है।
और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हम बोलते हैं तो 39-40 में अराउंड 39 वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा बॉम्बे प्रोविंस में था। और 43 में इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव जो है चालू हुआ है। और ये जो है एक कमिटी बनाया था स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री का 1955 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर डीजी कर्वे। तो उन्होंने क्या किया, एक क्या बोलते हैं, वहां पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया। तो रिकमेंडेशन क्या था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट जो है ये करना है। तो उसके लिए उन्होंने 6 ऑल इंडिया बोर्ड्स किया। उसमें 6 ऑल इंडिया बोर्ड में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एक है, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड है, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, वायर बोर्ड है एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड है। तो ये सभी जो बोर्ड जो बोल रही हूँ 1957 में चालू हुआ। उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप किया था। उन्होंने क्या किया कि 5 ईयर प्लान में जो है 1962 में 5 ईयर प्लान में क्या है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी आना चाहिए बोला। और उसके बाद इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम लोग सिनारियो देखते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट जो है रोल है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे ग्रुप मतलब ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव किसी का है जो बुनकार है, आर्टिजन है, इन सब से जो है ये है। क्या कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में केवल बुनकार नहीं आएंगे, टी आएगा, कॉयर आएगा, देन मैचेस आएगा, हैंडीक्राफ्ट आएगा, ये सभी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाता है। और ये इनका अगर ट्रांसपोर्टेशन करने का काम भी ये लोग कर रहा है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इसलिए इनको चालू किया था। और जो गरीब है, गरीब को प्रोटेक्शन करने के लिए आया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आ गया है। और जो रूरल एरिया में जो हमारा बुनकार वगैरह है, तो उनको क्या है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड पीपल है, उनको इन्वॉल्व करने के लिए आया। कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए आ गया है। और हम लोग देखेंगे कि जो भी फिनिश गुड है उसको प्रोडक्शन करने के लिए आया। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लेंगे, प्रोडक्शन और वर्कशॉप सोसाइटी करके, सर्विस सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन सोसाइटी, प्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन वर्कशॉप रहेगा, एक फैक्ट्री रहेगा, वहां पे क्या है, सम स्पेसिफिक डिजाइन गुड्स दिया जाता है, तो वहां पे उनको प्रोडक्शन करना है। ओके, कुछ सोसाइटी ऐसा है सर्विस सोसाइटी, मतलब ये क्या करेंगे, जो मेंबर है उनको टेक्निकल गाइडेंस वगैरह देने के काम करेंगे। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी हम देख रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ये जो है हम लोग देख रहे हैं। और टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव बैंक है, टी सर्विस है, टी फैक्ट्रीज है, सागो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, लेदर ट्रेनिंग है, यानी प्रिंटर प्रेस है, ऑटो है, हर्बल सोसाइटी, कैश हो, बैंगल्स करने का, देन मैच जो है, पॉलीथीन का, ब्रिक का, ये सभी जो है हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी को मतलब डेवलपमेंट के लिए कौन मदद कर रहा है, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। इनको क्या करना पड़ेगा, किसी को इंडस्ट्रियल सेंटर करना है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उद्यम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में उद्यम का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा वो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 7.6 मिलियन एंटरप्रेन्योर जो है उद्यम सर्टिफिकेशन लिया है। तमिलनाडु में हम ज्यादा जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज हम लोग देख रहे हैं। सब्सिडी स्कीम अगर देखते हैं तो कैपिटल सब्सिडी, लो टेंशन जो टैरिफ है वो है, पेरोल सब्सिडी मिल रहा है, और साथ में रिएम्बर्समेंट स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी है इसके अंदर, जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, न्यू एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पे आ जाएगा, सिंगल विंडो क्लियर है, MSME स्किल ट्रेनिंग सोसाइटी है,
मतलब मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह ये दे रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव को फाइनेंसिंग कहाँ से होता है देखते हैं, तो गवर्नमेंट से, एनसीडीसी से ये सब जो है हो रहा है। गवर्नमेंट असिस्टेंस लोन जो है परचेज करने के लिए, मतलब जो मेंबर को शेयर्स अगर परचेज करना है तो लोन दिया जाता है, शेयर कैपिटल पार्टिसिपेट करेंगे। हायर परचेज एक्टिविटी है, साथ में लोन आगे एंड ग्रांट्स जो है, जैसे मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए भी है। बिल्डिंग एंड गोडाउन बांधने के लिए है, मैनेजमेंट ग्रांट है, प्रोडक्शन सब्सिडी है, वर्किंग कैपिटल वगैरह ये हम लोग देख रहे हैं। कहाँ इनको जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव को फाइनेंस मिलता है, एनसीडीसी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डीसीसी बैंक है, देन लैंड डेवलपमेंट बैंक है, एलआईसी कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक भी यहाँ पे मिल रहा है। और मेजर इश्यूज, मेजर प्रॉब्लम क्या है अगर हम जानते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल न मिलने के कारण ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने पीछे पड़ गए। फाइनेंशियल मतलब उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसके कारण भी उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं किया। व्हाट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? फॉर एग्जांपल अगर शुगर फैक्ट्री को लेते हैं तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है? अगर क्रशिंग पर डे अगर 10,000 मेट्रिक टन है, एवरी डे 10,000 का मेट्रिक टन का क्या होना चाहिए? क्रशिंग होना चाहिए। बट उसकी जगह क्या किया? ओनली 4,000 या 5,000 है, मतलब अनदर 6,000 अपना ऐसे ही जा रहा है। तो वो क्या है? वेस्टेजेस हो रहा है। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे, बहुत सारा इंटरफेरेंस है। और मेजर प्रॉब्लम इनको स्टॉक का हो जाता है, बफर स्टॉक का जो है, इन्वेंट्री वगैरह है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी भी आ जाएगा, मशीनरी प्रॉपरली ये नहीं है। साथ में जो लेबर है, लेबर बार बार स्ट्राइक करेगा, उसके कारण भी हो रहा है। और हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके कारण। और सोसाइटी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी पता नहीं है और बाकी को भी पता नहीं है, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और साथ में क्या है? ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है नहीं दे रहे हैं। और साथ में इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बहुत सारा जो है, जैसे इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव का पब्लिसिटी वगैरह नहीं हो रहा है, उसके कारण भी ये जो सोसाइटी ठीक ठाक नहीं कर रहा है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जा रही हूँ, इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका सिलेबस क्या है, वास्ट है और उसमें बहुत कम है। आई थिंक 30 सेशन है, 30 सेशन को बहुत सारा कम में हमें करना पड़ेगा, तो उसके कारण थोड़ा सा मैं फास्ट जा रही हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, जाके घर जाके सेम मटेरियल जो मिला है ना, वैभव मुझे बताओ आप, इनको मराठी में मिला है क्या? मटेरियल क्या है इधर? वैभव, आपण मराठीमध्ये मिळाली का? नाही. मराठीमध्ये नाही आहे मटेरियल? काय मटेरियल मिळाले आपल्याला? काय मटेरियल मिळाली? योगेश बोला, मटेरियल किस में मिला है आपको? इंग्लिश मध्येच मिळालेले पीडीएफ मध्ये. हाँ, इंग्लिश मध्येच मिळालेले इंग्लिश में? पीडीएफ. हो. अंग्रेजी मध्ये आहे का? आपण वाचले का? ते वाचले का शिवम? चालू आहे मॅडम, थोडं थोडं वेळ भेटेल तसं. आता आपल्याला काय करायचं? आता आपण अंग्रेजीमध्ये लिहितात की मराठीमध्ये? मराठीमध्ये. काय करायचं आपल्याला? काय करायचं बोला. मॅडम मराठीमध्ये उपलब्ध व्हायला पाहिजे ना, आता कन्सेप्ट व्हायला पाहिजे. मी तुम्हाला तर सरळ सांगू का, तुमच्याकडे सॉफ्ट कॉपी आहे का हे आहे? काय दिलेलं आहे? हार्ड कॉपी दिलेलं की सॉफ्ट कॉपी? हार्ड आणि सॉफ्ट आम्ही दोन्ही काढलेत मॅडम. सॉफ्ट पण आहे, दोन्ही मिळाली आहे ना सॉफ्ट कॉपी आपल्याला? पाठवलेली आहे. हो, सॉफ्ट हा? कॉपी हार्ड काढून घेतले, काय? मेल हार्ड केलं कॉपी काढून घेतलेले आहेत मॅडम आम्ही. ओके ओके, तुम्ही मागितले आहे ना, मी तुम्हाला नेक्स्ट म्हणजे आपलं हाऊसिंग आहे ना, त्याच्यासाठी तुम्हाला
मी काय करते तुम्हाला कसे करायचे म्हणून बोलू का? हा मॅडम. ओके, 1 मिनिट, आय विल टेल यू. सी आपल्याला काय करायचे मी बोलते पहिला. ओके, सी मी शेअर करते, सगळ्यांनी बघा इकडं. ओके, आपल्याला कुठे जायचे? ओके, 1 मिनिट. बघतात ना आपण? हो. सगळ्यांना दिसतात ना? ओके, इकडे काय करायचं, गुगल ट्रान्सलेट मध्ये बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला 80% काय आहे आपलं, 80% काय आहे मटेरियल मिळेल. 80% लँग्वेज मतलब ओके, बट 20% आहे ना लँग्वेज मध्ये थोडासा फरक पडतात. ठीक आहे, आता मग हे काय करणार, सगळं बघा, गुगल मध्ये जायचं, इंग्लिश टू, अगोदर आपल्याकडे अनुवादिनी होतात पण आता नाही आहे. ओके, आता मी कुठे जाणार आहे बघतात ना सगळं, हे गुगल ट्रान्सलेट मध्ये जायचं. ठीक आहे, इकडे बघा दस्तावेज म्हणून आहे, दिसतात ना, 3rd वन येस मॅम. दिसतात ना, इकडे जायचं. आपल्या इकडे तुमच्या फाईल ब्राउज करा, मराठीमध्ये आहे बघा. मी आता तुमचाही मटेरियल जो PDF आहे ना, ती मी ब्राउज करून तुम्हाला दाखवतो. ओके, HDCM मटेरियल, नॉन क्रेडिट, भाषांतर करा. करत आहे, जास्त आहे ना त्यामुळे थोडा वेळ लागेल. तुमच्याकडे वेळ असले तर तुम्ही काय करू शकतो, जो आहे ना तो चॅप्टर वाईज, आता बघा डाउनलोड झाली बघा. हा, मी दाखवते तुम्हाला. ओके, बघा तुम्हाला मी डाउनलोड केले आहे, मी दाखवत. शेअर दिसतात ना, हे बघा दिसतात की नाही, नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह हे सगळं आलंय बघा तुमचं, दिसतात ना? हो मॅडम, दिसतं. हा, असं करायचं तुम्हाला. याच्यामध्ये काय होतं माहितीये का, तुमचं सगळं जो इंग्लिश मटेरियल आहे ना, ते सगळं मराठीमध्ये येईल. बघा इकडं, थोडा समाज नाहीये, आपला सोसायटी आहे. हे सगळं तुम्हाला सहकारी मार्केटिंग समाज नाही होत ना, आपलं काय आहे सोसायटी म्हणून आहे. ते थोडंसं इकडे तिकडे होतं, त्यामुळे तुम्हाला बघावं लागेल. मैम ये ग्राउंड अपने ये जो PDF ओपन होने वाली है, वो ग्रुप पे भेज नहीं सकते क्या आप IC? नहीं, मैं नहीं भेज सकती, आपको अपना आप करना पड़ेगा. मैं तो दिखाया ना आपको. मॅडम एक मिनिट बोल सकता हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए. मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की हा जो आपला HDCM चा जवळपास 14 सब्जेक्ट आहेत, त्या 14 सब्जेक्टची कमिटी होती, त्या कमिटीमध्ये मॅडमचा महत्वाचा रोल होता हा कोर्स रिस्ट्रक्चर करण्यामध्ये. तो मॅडम हमारा जो पार्टिसिपेंट थे वो बोल रहे थोड़ा सा ये बंद करो ना राजेंद्र, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है. माइक्रोफोन में या बोला. हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो बोल रहे थे कि ये जो हमारा मटेरियल है 13 सब्जेक्ट का, उसका मराठी में हमें मिल सकता है क्या मटेरियल? वही मैंने दिखाया ना इनको कैसे करना है. यस, नहीं, बट NCCT ने इस साल हमें बोला है कि मटेरियल जो है वो पार्टिसिपेंट से प्रिंट कराना है, मतलब प्रिंट भी हम नहीं दे सकते हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट से, तो उनको ट्रांसलेट करके या ऐसा कुछ हम दे सकते हैं? ऐसा कोई NCCT से आने वाला है? मतलब नहीं, कुछ NCCT से कुछ नहीं मिलेगा. ऑलरेडी आपको क्या मिला है, मटेरियल मिल गया है, सॉफ्ट कॉपी. ओके, तो अभी मैंने जैसे किया ना, इनको गूगल ट्रांसलेशन वगैरह करके दिया है. और वैभव, यू आर एक्सपर्ट इन दैट. आप क्या कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी आपका बहुत सारा मदद लिया इन ट्रांसलेशन. तो आप क्या करो, जैसे इनको दिखाए तो आपको भी पता है कैसे ट्रांसलेशन करना है गूगल में जाके, तो उसमें आप जरा देख लो, थोड़ा मेहनत लगेगा. मैंने अभी आपके पास टाइम नहीं है, मैंने इनको क्या बोला, अपने आप करने दो ना.
समाज मतलब सोसाइटी को समाज करके दिखा रहे हो Yes. वो थोड़ा सा मतलब 80% अपना ठीक आएगा बट 20% तो जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। Yes. पहले कैसा था अनुवादिनी था बट अनुवादिनी ने क्या किया उतना अभी शायद वो फ्री नहीं किया है उसने। अभी हमारे पास गूगल ही है, गूगल में 80% ठीक है, 20% इधर उधर करना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज इधर उधर हो जाता है। जैसे मैंने अभी उनको दिखाया ना अभी Okay. कि आप कर सकते हो बट एवरीथिंग स्पून फीडिंग मत करो ना उनको, दे आर ऑल आर ग्रेजुएट ना। Yes. ठीक है अगले बैच के लिए आप तब तक करके रखो, अगले बैच के लिए, बट बहुत सारा मेहनत लगता है मुझे पता Yes. है Yes. Yes. उसमें मतलब ऐसा नहीं है एक दिन में आपका हो नहीं सकता। 2000 पेजेस है सभी सब्जेक्ट के मिलके। इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको करने के लिए जस्ट गूगल ट्रांसलेशन करो और क्या करो उनको ही करने दो, नहीं तो उनको नहीं होगा, उनके पास टाइम नहीं है तो आप करके उनको सॉफ्ट कॉपी भेज दो ना। Yes. वैसे तो कर सकते हो ना। हाँ. अभी ये बोल रहे थे हमें दे दो इसमें अभी मैंने किया ना हमें आम्हाला पाठवा मॅडम कसे पाठवू शकता का बघा म्हणून। म्हणजे अभी क्या होता है अभी मैं चैट बॉक्स में डालूंगी तो भी शायद नहीं होगा वो। इसलिए आपको क्या है बल्क में है ना एक जिप फाइल बना के सभी भेज दीजिए आप। Yes. Yes. Sure. है ना Yes. तो उससे क्या होगा उनको भी फायदा हो सकता है। कोणाला काही विचारायचे का इथं? कोणाला कुछ पूछना है का? राजेंद्र दत्ता नाही मॅडम. अभी समजले ना आपण, समजले ना सगळं? हॅलो. हा बोला विजय बोला. हा मॅडम हे जे ट्रान्सलेशन आहे ना हे मी केलेलं आहे ऑलरेडी. मी वाटलंच ते ग्रुपवर टाकून देऊ सगळ्यांना. तुम्ही केलेले का? हो केलंय मी या सेमिस्टरचे सर्व विषय केले. ओके गुड गुड गुड. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितले का विजय काय येतं लँग्वेज काय येतात म्हणून? हो थोडंसं म्हणजे 70-80% काही प्रॉब्लेम नाहीये. थोडंसं समजून घ्यावं 20% लागेल. हो हो. आणि आपल्याला आपल्याला काय करायचं आपलं इंग्लिश मटेरियल आणि मराठी मटेरियल दोघी घ्यायचं. ठीक आहे थोडा वाचा चॅप्टर वाईज तुम्ही वाचा आणि नंतर बघा ना तर तुम्हाला समज येईल ना. वो जो है हो जाएगा डोंट वरी. ठीक है तो नेक्स्ट जो है आपलं मी आज अजून एक संपणार आहे हाऊसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. ठीक है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कंफर्टेबल शेल्टर मिलने के लिए ये जो आया है आप देखते होंगे जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव के बारे में अगर हम बात करते हैं इसका जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट में हाउसिंग प्रकार क्या है अगर देखते हैं प्लॉट ओनर एंड फ्लैट ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्लॉट ओनर मतलब क्या है हम जमीन लेंगे हमारे पास 100 लोग हैं बट जमीन का कॉस्ट ज्यादा है इसलिए हम सभी कंट्रीब्यूट करके क्या करेंगे वो जमीन ले लेंगे और उस जमीन में क्या है हम हमारा बंगलो वगैरह बांध लेंगे वो है प्लॉट। फ्लैट ओनर मतलब क्या है बिल्डर बिल्डिंग बांधेगा सभी जैसे पूना में या मुंबई में हम लोग रहते हैं हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग बांधता है बाद में हम लोग रहने के लिए जाता है डे टू डे मेंटेनेंस में आपण काय करतात हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी स्थापित करतात। ऑटोनोमस बॉडी है और मैनेज बाय मेंबर ओनली। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे देखिए पहला जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम देखते हैं ये चालू हुआ था बैंगलोर यानी मैसूर स्टेट पहले का मैसूर स्टेट। उसके बाद जो है चेन्नई का मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद 1998 में तो इक्वालिटी मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया हाउसिंग स्कीम लाया समवत्तपुरम करके तो उसके अंतर्गत ये क्या किया त्रिपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है त्रिपुरा में जो है चालू हुआ है। उसके बाद बहुत सारा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइमरी मतलब अपना सोसाइटी प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है एंड स्टेट लेवल फेडरेशन है नेशनल हाउसिंग फेडरेशन भी है। इनका क्या काम क्या है हाउस साइट मतलब ये जो मैं बात कर रही हूँ ना ये प्लॉट ओनर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हाउस साइट्स को अलॉट करना है साइट को इम्प्रूवमेंट करना है लेआउट वगैरह बनाना है न्यू हाउसेस को कंस्ट्रक्शन करना है एक्सटेंशन ऑफ हाउसेस है
और मॉर्गेज, मतलब अगर लोन लेना है तो मॉर्गेज वगैरह ये करेंगे। सोशल एंड रिक्रिएशनल, मतलब जैसे अपना क्लब हाउस चाहिए, जिम हाउस चाहिए, स्कूल चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए अपना चाहिए, तो वो सभी जो है ये हाउसिंग सोसाइटी कर रहा है। कॉमन फैसिलिटीज जैसे मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल, ये सभी जो है करेंगे। और हायर में लोग यानी अपना मेंबर ये करेंगे। इसका जो हम देखते हैं नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्राइमरी लेवल सोसाइटीज है। और हाउसिंग का अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम ही चल रहा है। जैसे सीमेंट कॉस्ट बढ़ रहा है, स्टील का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। पहला क्या करते थे, हाउसिंग जो कोऑपरेटिव उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता था, बट अभी क्या हुआ है, कंपटीशन क्या हुआ है, अगर मुझे घर लेना है तो कौन सा भी बैंक से मैं घर ले सकती हूँ, मतलब वहां से बैंक लोन लेके, इसलिए इनका कंपटीशन बढ़ रहा है। और बहुत सारा हाउसिंग कोऑपरेटिव वीक है, इनएडिक्वेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हाउसिंग सोसाइटी जो फाइनेंस कर रहा है वो हायर है। फॉर्मेलिटी वगैरह बहुत सारा है। और अभी बहुत सारा जो है हाउसिंग स्कीम जो है नहीं चल रहा है। इसका लीगली अगर हम देखते हैं, कानूनात्मक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांसपेरेंट मैनर नहीं आ रहा है। हाउसिंग के लिए कौन कौन सा स्कीम है, जैसे रूरल स्कीम है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्कीम है, लोअर एंड अपर इनकम यानी LIG एंड HIG स्कीम है, अर्बन हाउसिंग स्कीम है, और साथ में स्पेशल हाउसिंग स्कीम है, और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में भी आ रहा है। टाइप्स में जैसे मैंने टेनेंट ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी, टेनेंट ओनरशिप मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेंबर यहाँ पे रहेंगे, बिल्डिंग रहेगा बट वो रेंट पे रहेंगे। और साथ में टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी भी है। लीज होल्ड, फीस होल्ड, मतलब फ्री होल्ड में ये रहते हैं। हाउस मॉर्गेज स्कीम है, यहाँ पे मेंबर लेंगे और वहां पे रहेंगे। हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, स्पेशली यही ज्यादा सक्सेस है। जैसे मैंने बताया था, बिल्डर बनाएगा, हम लोग रह के हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस बिल्डिंग सोसाइटी से। सोर्स ऑफ फाइनेंस, मेंबर शेयर कैपिटल है, गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल है, बोरिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन से इनको ये मिलता है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? इसके साथ आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव का ये हो रहा है। एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों का? वैभव, मैं कंक्लूड करूं, मेरा एक मीटिंग है अभी। यस मैडम, यस।